हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका अपना दिनेश कुमार। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी। इसमें चार्ल्स डिकन्स के जीवन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। तो ये वीडियो आपके पीजीटी और एनटीए नेट जीआरएफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो यदि आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीए नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स मैं लेकर के आया हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। चार्ल्स डिकेंस, जिनकी बायोग्राफी इस वीडियो में आपको प्रेजेंट की जाएगी। चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एरा के मेजर नॉवलिस्ट माने जाते हैं, यानी बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का जन्म होता है 1812 में और इनकी डेथ हो जाती है 1870 में। नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिए। यदि आप नोट बनाने के शौकीन हैं तो बिल्कुल वीडियो पास करके आप नोट बना सकते हैं, और यदि आप नोट बनाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को 5 बार जरूर देखिए। 5 बार, ये आप 2 दिन 4 दिन के गैपिंग पे देख सकते हैं। सारे पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं पॉइंट की मदद से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बॉर्न का, यानी चार्ल्स डिकन्स का जन्म कब होता है, कहाँ होता है। तो चार्ल्स डिकन्स का जन्म होता है पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर, इंग्लैंड में, और जन्म होता है 1812 में। तो नोट कर लीजिए, पोर्ट्समाउथ, हैम्पशायर, इंग्लैंड, 1812। दूसरा जो पॉइंट है वो फादर एंड मदर का है। इसमें जॉन डिकन्स इनके पिता थे, यानी चार्ल्स डिकन्स के पिता का नाम जॉन डिकन्स था और इनकी माता जी का नाम एलिजाबेथ डिकन्स था। नोट कर लीजिए आप। इनके पिता नवल पे हाउस में कलर के पद पर कार्यरत थे, काम करते थे कलर का। और 1824 ईस्वी में ऐसा होता है, इनके पिताजी की जेल हो जाती है कर्ज की वजह से, और इनके फादर की जब जेल होती है 1824 में तो पूरे फैमिली की जेल हो जाती है, यानी इनके पिताजी के साथ पूरे फैमिली को जेल भेज दिया जाता है। सिर्फ डिकन्स बचते हैं, यानी चार्ल्स डिकन्स बचते हैं। उस समय इनकी उम्र 12 वर्ष होती है और इनकी पूरी फैमिली को किस जेल में भेजा जाता है, उस जेल का नाम है मार्शलसी प्रिजन। यहीं पर इन सभी पूरे फैमिली मेम्बर्स को रखा जाता है। डिकन्स को काम पे लगा दिया जाता है ब्लैकिंग वेयर हाउस में, और यहाँ पर ये जो बॉटल्स का निर्माण होता है उस पे लेबल्स पेस्ट किया करते थे चार्ल्स डिकन्स। अब चलिए एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं चार्ल्स डिकन्स के। तो जैसे कि आपने देखा 1824 में पूरे फैमिली मेंबर्स की जेल हो जाती है, तो ऐसे में जो कंडीशन रहता है, फैमिली कंडीशन, वो काफ़ी पुअर रहता है। लेकिन जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता है इनके फैमिली कंडीशन में, वैसे ही एडमिशन मिल जाता है चार्ल्स डिकन्स को स्कूल में। लेकिन क्या होता है 1827 में, यानी 1827 ईस्वी में फिर कंडीशंस चेंज होते हैं और चार्ल्स डिकन्स को फोर्स कर दिया जाता है स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। ऐसा क्या होता है 1827 में, ऐसा क्या होता है कि कंडीशंस फिर से अपोजिट हो जाती हैं। तो इनका जो घर था शॉमर्स टाउन में, ये किराए पर घर लेकर के रहते थे। वहाँ पर ये अपना अनपेड रेंट ड्यूज, यानी ये अपना किराया दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये इवेक्टेड हो जाते हैं, अर्थात इनको निष्कासित कर दिया जाता है उस घर से रेंट ना दे पाने की वजह से। तो फिर से कंडीशंस विपरीत हो जाती हैं और एक बार फिर से इनको स्कूल छोड़ने पर विवश कर दिया जाता है। चार्ल्स डिकन्स शॉर्ट हैंड में नॉलेज रखते थे, शॉर्ट हैंड सीखे हुए थे, और शॉर्ट हैंड सीखने की वजह से ये जर्नलिस्ट का काम करने लगे और लंदन न्यूज़पेपर में, टू लंदन न्यूज़पेपर में ये रिपोर्टर के पद पर भी काम करते रहे और जर्नलिस्ट के रूप में काम करते रहे। अब इनके लव लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चार्ल्स डिकन्स फेल इन लव विद मैरिया वेडनेल। मैरिया वेडनेल से प्यार करने लगे थे चार्ल्स डिकन्स, लेकिन जो कंडीशंस थी दोनों फैमिलीज़ की वो बिल्कुल अपोजिट थी।
जो मारिया वेडनेल थी ये काफ़ी, इनका जो सोशल स्टेटस था वो काफ़ी हाई था, जबकि डिकन्स का सोशल स्टेटस लो था। तो यही डिफरेंस था दोनों में। और जो मारिया के पिताजी थे, फादर थे, वो ऑब्जेक्टेड दिस मैच, यानी इनका जो मैच था, इनकी जो जोड़ी थी उसके खिलाफ थे और पसंद नहीं करते थे। अगला पॉइंट हम देखते हैं फर्स्ट लिटरेरी एक्सपेरिमेंट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स डिकेंस लिखते थे सीरीज ऑफ स्केचेस। ये किसके लिए लिखते थे? मॉर्निंग क्रॉनिकल, ये न्यूज़पेपर था। इस न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकेंस सीरीज ऑफ स्केचेस लिखा करते थे और यही सीरीज ऑफ स्केचेस ने काफ़ी मदद की इनके स्केचेस बाय बोज को राइट करने में, काफ़ी हेल्प मिली और इन्होंने स्केचेस बाय बोज को लिखा। और यही इनका स्केचेस बाय बोज चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट लिटरेरी एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और जो बोझ लिया गया है यहाँ लास्ट में, इस स्केचेस बाय बोझ में जो बोझ यूज हुआ है वो बोझ इनके फैमिली नेम से लिया गया है और एज अ सेडोनिम इसको यूज किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और जो चार्ल्स डिकेंस का फर्स्ट नॉवेल है जिसको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, द पोस्टह्यूमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, जिसको लिखा गया था 1836 से लेकर के 37 में, वो इस लेख के बाद पब्लिश हुई। और इसी नॉवेल को द पोस्टह्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब, ये ऐसा नॉवेल है जिसको माना जाता है कि ये पब्लिश हुआ था इन सीरियल मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको मंथली इंस्टॉलमेंट के सीरियल के रूप में पब्लिश किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि डिकेंस पहले थे जिन्होंने सीरियलाइजेशन किया नॉवेल्स का और वो उनको लाभप्रद बनाया। लाभप्रद जो नॉवेल्स थे उनको सीरियल में क्रमबद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स डिकेंस ही ऐसे पहले थे। इस तरह से इन्होंने अपने ऑडियंस को काफ़ी बढ़ाया। और अगला पॉइंट देखते हैं मैट्रिमोनियल लाइफ। इस पॉइंट में हम इनके वैवाहिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चार्ल्स डिकेंस की शादी हुई थी कैथरीन होगोथ के साथ और ये जो एडिटर थे इवनिंग क्रॉनिकल के, उनकी पुत्री थी। कौन? कैथरीन होगोथ। इवनिंग क्रॉनिकल के जो संपादक, जो एडिटर थे, उनकी पुत्री थी। और इनकी शादी कब होती है? 2 अप्रैल 1836 में, यानी 2 अप्रैल 1836 ईस्वी को कैथरीन होगोथ के साथ चार्ल्स डिकेंस की शादी होती है। और ये ऐसा माना जाता है कि ये शादी कहा जाए तो सक्सेसफुल नहीं रही। बाद में ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं लिटरेरी कैरियर का। चार्ल्स डिकेंस के लिटरेरी कैरियर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चार्ल्स डिकेंस वैसे सभी जानते हैं कि फेमस नॉवेलिस्ट थे विक्टोरियन एरा के, लेकिन इस बात को इस्टेब्लिश किया था, यानी एज नॉवेलिस्ट इस्टेब्लिश किया था चार्ल्स डिकेंस को, इनका जो नॉवेल था ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट ने इनको काफ़ी फेमस बनाया था नॉवेलिस्ट के रूप में। इसके साथ ही साथ एक और नॉवेल था इनका जिसने काफ़ी फेमस किया चार्ल्स डिकेंस को, वो था निकोलस निकलेबी। ओलिवर ट्विस्ट इज ए स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन। ओलिवर ट्विस्ट में एक अनाथ बच्चे की कहानी है, एक अनाथ को उसमें प्रेजेंट किया गया है, उसकी स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। और ये ओलिवर ट्विस्ट जो नॉवेल है उसको न्यू पुअर लॉज ऑफ 1834 के रिस्पॉन्स में लिखा गया था। चार्ल्स डिकेंस क्रिसमस स्टोरीज भी लिखते थे, उसमें से आ क्रिसमस कैरोल काफ़ी फेमस है, यानी इनकी जो क्रिसमस स्टोरीज रही थी उसमें से आ क्रिसमस कैरोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। पॉपुलर नॉवेल्स को देख लेते हैं चार्ल्स डिकेंस के। तो इनके 4 पॉपुलर नॉवेल को यहाँ पर मैं लाया हूँ। पहला है डेविड कॉपरफील्ड, दूसरा है हार्ड टाइम्स और तीसरा है अ टेल ऑफ 2 सिटीज़ एंड नंबर 4 है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये इनके 4 हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जर्नी के बारे में देखते हैं, ये कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो 1840 के दशक में, ये जो यस लगा है यानी दशक है, तो 1840 के दशक में डिकेंस ने एब्रोड ट्रैवल किया, यानी अपने देश को छोड़ करके बाहर गए। और सबसे पहले ये अमेरिका गए, उसके बाद यूरोप गए।
और 1850 इसके बाद 1840 के बाद जो 1850 का दशक आता है वो इनके लिए बहुत ही दुखद दशक साबित होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दशक में 1850 के दशक में इनकी पुत्री और इनके पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं। कब? 1850 के दशक में। और इनकी वाइफ जो है वो सेपरेट हो जाती हैं, इनसे जुदा हो जाती हैं, अलग रहने लगती हैं। तो ये 1850 का जो दशक था वो काफ़ी सैड था। और उसका परिणाम क्या हुआ? इनकी जो राइटिंग्स थी, इनकी जो रचनाएं थीं, वो काफ़ी सीरियस हो गई। ये काफ़ी सीरियस मैटर पर रचनाएं करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं डेथ के बारे में। चार्ल्स डिकेंस की डेथ स्ट्रोक की वजह से हुई थी। 1870 ईस्वी में हुई थी, जब ये अपने अनफिनिश्ड नॉवेल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड पर काम कर रहे थे। ये काफ़ी फेमस नॉवेल है इनका, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा भी जाता है। ये इनका अनफिनिश्ड नॉवेल था, क्योंकि द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड के कंप्लीशन से पहले चार्ल्स डिकेंस की मृत्यु हो जाती है 1870 ईस्वी में। इसलिए ये नॉवेल इनका अनफिनिश्ड नॉवेल रह जाता है, काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ और जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।